Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत दोस्तों यह है अफ्रीका। हमारी दुनिया का एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप। जमीन तो बहुत ज्यादा है ही, मगर साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल माना जाता है। क्योंकि चाहे बात गोल्ड की हो या फिर डायमंड की हो या फिर यूरेनियम की, गैस की हो या फिर तेल की हो, इस तरह की हर चीज ही यहाँ पर भरी पड़ी है। इवन माना तो यह भी जाता है कि पूरी दुनिया के 30% के करीब नेचुरल रिसोर्सेज तो सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में मौजूद है। खेतीबाड़ी के हिसाब से भी इस इलाके की ज्यादातर जमीन अच्छी मानी जाती है, मगर अफसोस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। यह इलाका कितना ज्यादा गरीब है, इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में भी जब कभी भी हम लोगों के सामने अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे इलाके की तस्वीर आती है जो इलाका दुनिया से कई सौ साल पीछे नजर आता है, या फिर चंद ऐसे लोगों का ख्याल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, बल्कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान रहते हैं। और फिर वह ख्याल सिर्फ बात ही नहीं है, बल्कि सच्चाई भी यही है कि दुनिया के सबसे गरीब इलाके इस अफ्रीका में 40% लोग करीब ऐसे हैं जो कि हद से ज्यादा गरीब माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कुदरती तौर पर और इतना ज्यादा मालामाल होने के बावजूद भी आखिर क्यों आज अफ्रीका सिर्फ गरीबी, भुखमरी या फिर पॉलिटिकल उठक पटक और इसके अलावा करप्शन वगैरह के लिए ही माना जाता है। इस तरह के हैरान कर देने वाले सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अब सीधे आते हैं हम अपने कहानी की तरफ। अफ्रीका आज इतने बुरे हालात में है, इसके पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यकीनी तौर पर वेस्टर्न पावर है। स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस ने तो पिछले कई सदियों में लंबे वक्त तक इस बात को लेकर ही मुकाबला चलता रहता था कि हम दोनों ताकतों में से कौन अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करके उनको गुलाम बना सकता है। यह दोनों ही ताकतें अफ्रीका के नीचे मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर अपने इलाकों में ले जाती थी, जिससे अब हुआ यह कि अफ्रीका की जमीन के नीचे मौजूद इन कुदरती खजानों के जरिए अफ्रीकन कंट्रीज के तरक्की करने की बजाय यह अब वेस्टर्न पावर्स को ही मालामाल होने लगी। अफ्रीका के ऐसे बेशुमार लोगों जो कि फिजिकली काफी ताकतवर हुआ करते थे, उन्हें गुलाम बनाकर यूरोप ले जाया जाने लगा। उस दौर में अफ्रीका के न सिर्फ हजारों लोगों को गुलाम ही बनाया गया, बल्कि बेशुमार लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ, जुल्म सितम के साथ उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि जब दुनिया के बाकी इलाकों में भी यह कोलोनाइजेशन का सिस्टम खत्म हो गया तो इन वेस्टर्न पावर्स ने उन लोगों को आजादियां दे दी, तब भी अफ्रीका का यह इलाका इस चीज से आजाद न हो सका। खास तौर से फ्रांस ने अफ्रीका के जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा था उसने उनके इन सारे देशों को आजादी तो दे दी, लेकिन वो सिर्फ नाम की थी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो ये सारे देश हुआ करते थे जब पेरिस से ही कंट्रोल किए जाते थे। इन सारे देशों के नीचे जो मौजूद थी कुदरती खजाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके फायदे इन देशों की बजाय पेरिस को यानी कि फ्रांस को ही मिला करते थे। हैरानी की बात तो यह भी है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं फ्रांस के बिल्कुल सटे हुए, वो इसी तरीके से इन्फ्लुएंस में है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ सालों से ही लगातार वहां की मिलिट्री के जरिए आजाद हो रहे हैं। आगे बढ़े तो अफ्रीका को इन बुरे हालातों में ले जाने के पीछे जो दूसरी वजह मानी जाती है वो है इनकी कास्ट लाइन, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का 80% के करीब ट्रेड सिर्फ और सिर्फ समुद्र से होता है, और कास्टलाइन जमीन के उसी हिस्से को कहा जाता है जो दरअसल समुद्र से मिलता है। दुनिया के नक्शे में देखकर आप लोगों को यह भी महसूस होगा कि अफ्रीका का लगभग ज्यादातर इलाका तो समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कास्टलाइन भी काफी बड़ी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल ही इससे उलट है, क्योंकि इनकी कास्टलाइन भले ही काफी बड़ी है, लेकिन इनकी कास्टलाइन का ज्यादातर हिस्सा पोर्ट बनाने के काबिल है ही नहीं। बहुत कम ही इलाका ऐसा है जहां पर पोर्ट बनाए जा सकते हैं या फिर व्यापार किया जा सकता है। इसके बिल्कुल उलट अगर आप लोग यूरोप पर नजर डालेंगे, जो कि साइज में अफ्रीका से काफी छोटा है, उनकी कास्टलाइन काफी बड़ी है, यानी पोर्ट वगैरह के काबिल है, जिसकी वजह से दुनिया का 40% समुद्री ट्रेड को वो कंट्रोल करता है। यहाँ पर यह बात भी वर्थ नोटिसिंग है कि दरियाए नील, जिसको हम नील
नील रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अफ्रीका का कोई भी दरिया भी इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें बड़े बड़े कार्गो शिप चलाए जा सके। इसी तरह की कुछ परेशानियों की वजह से हमेशा से ही अफ्रीका से समुद्री तौर पर व्यापार करना एक बड़ा चैलेंजिंग रहा है। और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चीज जिसकी अभी तक मैंने आप लोगों के सामने जिक्र ही नहीं किया है, और जिन चीज से अफ्रीका को फाइनेंशियली जो एक्सप्रेस होगी, मगर हाँ, आज इतने एडवांस दौर में भी अफ्रीका के यह खतरनाक समुद्री लुटेरे अफ्रीका के ज्यादातर समुद्री इलाके पर एक्टिव नजर आते हैं। स्पेशली यह सबसे ज्यादा इस इलाके में एक्टिव नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा अहम है, माना जाता है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल हो, गैस हो या इस तरह की बहुत सारी चीजें इसी इलाके से होकर के गुजरती है, और यह समुद्री लुटेरे मौका पाते ही इन जहाजों पर अटैक कर देते हैं। कभी इनको लूट लेते हैं, कभी इनमें बैठे हुए लोगों को बंदी बना लेते हैं, या फिर फिरौती मांगते हैं, कभी किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका के ही बस इस इलाके में यह जो जिबूती नाम का देश है, आपको जानकर हैरानी होगा कि इस देश के अंदर दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देशों ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो इन खतरनाक समुद्री लुटेरों से अपने अपने देश के जहाजों को बचाया जा सके। बात सिर्फ ईस्ट की नहीं है, बल्कि वेस्ट अफ्रीका की साइड में भी यह डाकू एक्टिव नजर आते हैं। 2013 में तो इन्होंने एक बार अमेरिका के एक ऑयल शिप पर हमला करके उसको लूट लिया था, और जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको किडनैप कर लिया था, और बाद में उनको छोड़ा तो, मगर अमेरिका से अपनी सारी मांगे पूरी करवाने के बाद। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश न चाहते हुए भी अफ्रीका के चारों तरफ का जो यह एरिया है, इनसे दूरी बना करके वो हमेशा से रखते आए हैं और हमेशा घबराते रहते हैं, जिसकी वजह से इन अफ्रीकन देशों के हाथों से बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। और इन तमाम चीजों के अलावा अफ्रीका के अंदर एक और खास चीज नजर आती है, वह यह है कि अगर आप लोग नॉर्थ अफ्रीका पर नजर डालेंगे तो यहाँ के लगभग सारे ही देश आपको मुस्लिम देश नजर आएंगे, जबकि अगर साउथ अफ्रीका पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर ईसाई देश नजर आएंगे, और बीच के जो देश है इनमें दोनों ही रिलीजियस की आबादी मिक्स नजर आएगी। यह जो सारे देश हैं, इनके जो बॉर्डर्स हैं, यह ज्यादातर वही हैं जो कि 20वीं या 19वीं सदी में फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए थे। इन वेस्टर्न पावर्स ने जब इन देशों को बनाया, इनके बीच बॉर्डर ड्रॉ किए, तो रिलीजन, कल्चर, जबान, इन सारी चीजों पर कुछ खास ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर आपस में क्लेशेस होते रहते हैं। और न चाहते हुए भी पिछले 50-60 साल से अफ्रीका का कोई देश सिविल वॉर का सामना करता ही रहता है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ वक्त से जैसे जैसे अफ्रीका के इलाके से फ्रांस का इन्फ्लुएंस होना कम शुरू हुआ है, वहां पर रसिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। खास तौर से चाइना के इस इलाके में बहुत से लोग बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। चाइना अफ्रीका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है, और सितंबर 2024 के महीने में भी चाइना ने अपने यहाँ एक समिट होस्ट किया है, जिसके अंदर अफ्रीका के लगभग सारे ही देशों के लीडर्स को इनवाइट किया गया था। और इस समिट के अंदर भी चाइना ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के ऐलान करके अफ्रीका के लगभग सारे ही देशों को खुश कर डाला है। फिलहाल यह होगा क्या, यह तो फ्यूचर में पता चलेगा। चाइना के इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए भी अफ्रीका की किस्मत बदलेगी या फिर नहीं। अब आप लोग पूरे इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अगर वाकई इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।